जय महाकाली शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष पंडित शंकर प्रसाद जी, मंचासीन बैठे हमारे अतिथिगण और इस बापू की पावन मिट्टी को मैं सबको नमन करता हूं, जय हिंद कहता हूं। देश की युवा शक्ति जो आज मेरे सम्मुख बैठी है, अध्यापकगण, आपको भी मैं जय हिंद और नमन करता हूं। और एक लाइन में अपना एक परिचय देना चाहूंगा कि सैनिकों का परिचय आप रैंक के हिसाब से देते हैं, उसके ओहदे के हिसाब से देते हैं, लेकिन सैनिक अपना परिचय कुछ अलग ही देता है कि मैं न नेता हूं न अभिनेता हूं, मैं न नेता हूं न अभिनेता हूं, न कोई कवि हूं। भाषा की परिभाषा से अनभिज्ञ हूं, भारत माँ के आंचल पर लगे हुए धब्बों को अपने लहू से साफ करने वाले हम तो से। जैसा कि अभी कर्नल ओम साहब ने बताया, कारगिल का पूरा वृत्तांत किस प्रकार से वहां पर कितनी दुर्गम परिस्थितियां थीं, कितनी विषम परिस्थितियां थीं, और पाकिस्तान का सैनिक, उनकी फौज इतने दुर्गम और ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ थे उनके ऊपर इतने तकड़े बंकर्स बनाकर के इतने मजबूती के साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से वापस भी जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं, और सिंगने और शेर का मुकाबला गीदड़ नहीं किया करते हैं। जय जय मातरम मातरम। जो उन्होंने लड़ने के लिए अपने बंकर्स बनाए हुए थे, इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने उन्हीं के बंकर्स को उनका कब्रिस्तान बनाया था। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो मैं भी आप लोगों की उम्र का ही हूँगा, 19 साल की उम्र थी मात्र, 12th क्लास का छात्र था। 16 साल 5 महीने की उम्र में फौज में चला गया, क्योंकि मैं एक किसान और जवान का बेटा हूँ। किसान और जवान के अंदर एक ही समानता है कि वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। जिस तरह से किसान, चाहे उसके पास कितना ही जमीन क्यों ना हो, सभी के अंदर वो धन उगाने की, अन्न उगाने की कोशिश करता है, और वो अन्न इसलिए नहीं उगाता कि उसका इतना भंडार भर जाएगा, बल्कि वो अन्न जो है इसलिए उगाता है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, उसकी ये सोच होती है। ठीक उसी प्रकार से एक हिंदुस्तान का सैनिक -40 -50 डिग्री टेम्परेचर में 7 फुट 10 फुट बर्फ के अंदर खड़ा होकर के इसलिए ड्यूटी देता है कि उसकी सोच होती है कि देश और देशवासी चैन की नींद सो सके। इस सोच के साथ वो खड़ा होता है, इसका अपना कोई स्वार्थ होता ही नहीं है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और आज जो युवा बैठे हैं, मैं आप भी हिंदुस्तान के सैनिक हैं, नागरिक नहीं, सैनिक हैं, क्योंकि सैनिक वर्दी से नहीं अपने कर्म से पहचाना जाता है। जब आपका भाव होगा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सेवा भाव होगा, तो आप सैनिक हैं। जैसे कि मेरे भाई सचिन साहब ने बताया कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स भी हैं, वो देश की सेवा क्या कर सकते हैं, देश की सेवा बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने वास्तव में अपनी इंजीनियरिंग दिखानी है, अपना एक टेक्निक दिखानी है, अपनी एक सोच को बनाना होगा, उनको हमेशा, क्योंकि जिस कार्य के अंदर
आप राष्ट्र को सर्वप्रथम रख लेंगे कि मेरे इस कार्य से मेरे राष्ट्र को क्या फायदा होगा, मेरे देशवासियों को क्या इससे तरक्की मिलेगी, उनको क्या सहूलियत मिल सकती है। अगर ऐसी सोच आपके मन के अंदर होगी तो आप एक बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी बना करके उनको दे सकते हैं। वो सबसे बड़ी राष्ट्र है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचा है तो आप सोचना शुरू कर देना चाहिए। उनको विचार होना चाहिए कि जब आप यहाँ पर जब फॉग होता है, धुंध होती है, तो आपको 100 मीटर तो बहुत मुश्किल होता है, 10 मीटर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पहाड़ों के ऊपर जहाँ इतना बर्फीले तूफान चलते हैं कि एक विजुअलिटी 1 मीटर तक की भी नहीं होती है, तो उस परिस्थिति में, उस विषम परिस्थिति में हमारे देश के सैनिक उस सीमा को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, हम ऐसी क्या उनको टेक्नोलॉजी उनको दें कि ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में वो दूर से दूर दुश्मन को देख करके उनको वहाँ उनका खात्मा कर दें। ऐसी टेक्नोलॉजी को उत्पन्न करने के लिए आपकी एक सोच बन जानी चाहिए। मैं आपका ये अनुरोध करता हूँ कि आप जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें को, ऐसी जो टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज बनाइए, उनको अपनाइए कि जिससे देश का जवान, किसान और मजदूर जो कम से कम अपनी शारीरिक शक्ति और क्षमता को खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की सुरक्षा, उन्नति और उसके उत्थान में आपकी वो टेक्नोलॉजी काम आ सके। आप उनकी शक्ति, शारीरिक शक्ति को बचा करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करा सकें। आपकी सोच ये होनी चाहिए। मैं भी क्योंकि किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि किसान खेत के अंदर कितना पसीना बहाता, अपनी सारी शरीर की कितनी शक्ति को वहाँ पर लगाता है, तब जा कर के अपने खेत के अंदर बहुत सारी परिस्थितियों में तब भी वो लगा रहता है, और तब जा कर के वो देश के हर नागरिक तक अपने अन्न को पहुंचाता है। फिर जवान बना तो जवान के अंदर भी देखा कि किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। ठीक इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा और उस बढ़ करके उस सपने देखने लगा कि मुझे फौज में जाना चाहिए, और मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में फौज में आया। और फिर एक सपना देखने लगा, क्योंकि पिताजी ने 71 की लड़ाई लड़ी थी, 65 की लड़ाई लड़ी थी। वो अपने एक तजुर्बे, उनकी कहानियां बताया करते थे कि लड़ाई के दौरान ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कभी खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, सामने साथी होते हैं, साथी भी नहीं रहते, फिर भी जीवन रहना पड़ता है और अपने कार्य को अंजाम देना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में रहना चाहता था। ऐसे सपने देखता देखता जब से आगे बढ़ा, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, समय तो अपने समय की गति से चलता रहता है। वर्ष 1999 आ गया, अपने साथियों के साथ कश्मीर वैली में पोस्टिंग था, तो बहुत कुछ सीखा। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षण संस्थान ही एक ऐसा मात्र स्थान ही नहीं है कि आप यहीं से सब कुछ सीखते हैं। जीवन पर्यंत आपकी सोचने की, सीखने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। आप जीवन पर्यंत हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, इस सोच के साथ कि अपने ही व्यक्तियों से सोचना है, सीखना है, ऐसा नहीं, हम दूसरों से भी सीख सकते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद है। 98 दीपावली के आसपास का समय था। एक गांव के अंदर ऑपरेशन चल रहा था उग्रवादियों के साथ में। तो उग्रवादी को पैरों में गोली लगी हुई थी, 3 फुट का जो फेंसिंग किया था उस फेंसिंग को कूद गया वो। उसको ये मालूम था कि यार चारों तरफ फौज लगी हुई है, तुझे बचना तो है नहीं, तुझे ये मार देंगे। लेकिन उसने एक प्रयास किया, उसने एक हिम्मत दिखाई, उसने एक जोश दिखाया, एक जुनून दिखाया अपने कार्य के लिए। तब एक मन के अंदर सोच पैदा हुई, यार ये तो अनट्रेंड सोल्जर्स हैं और हम तो वेल ट्रेंड हैं। जब इसके अंदर ये सोच आ सकती है तो हमारे अंदर क्यों नहीं। वहां से सीखा कि अपने कार्य के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने देश के लिए जुनून क्या चीज होती है।
और वर्ष 1999 में जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी दोनों देशों के बीच एक सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहे थे, उसी टाइम पाकिस्तान के कुछ एक हुक्मरान नहीं चाहते थे कि दोनों देशों की आवाम शांतिपूर्ण तरीके से मैत्रीपूर्ण तरीके से रह सके। उन्होंने उसी का फायदा उठाया और उसी में कारगिल, बटालिक, द्रास जैसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर -40 -30 डिग्री टेम्परेचर, जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी तमाम चोटियों के ऊपर उन्होंने वहां पर कब्जा जमा लिया। फौज वहां पर अपनी डिप्लॉयड कर दी और फिर जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ, हमारी फौज को जैसे पता चलना शुरू हुआ कि यहाँ पर टेररिस्ट आ गए हैं, धीरे 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 फौज को वहाँ पर बिल्डअप किया गया और मेरी बटालियंस 18 ग्रेनेडियर्स उस समय कश्मीर वैली के अंदर तैनात थी। काउंटर टेररिज्म के बरखिलाफ जबरदस्त वहाँ पर लड़ाई चल रही थी। और साथ ही उसी समय मैं छुट्टी आया हुआ था, मेरी शादी थी 5 मई की। 20 मई को जब मैं वापस जम्मू ट्रांजिट कैंप में पहुंचता हूं तो मुझे पता चला कि मेरी बटालियन जो कि कश्मीर वैली में थी उसको उठा करके द्रास सेक्टर भेज दिया है। जो सपने देखते हुए अभी बड़ा हुआ था वो सपना आज पूरा होने जा रहा था। ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, बहुत गर्व की बात थी कि आज मैं अपने देश के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं। अपने उस जोश और जुनून के साथ 2 दिन के बाद 22 मई को मैं बटालियन में पहुंचा था। उस दिन मेरे साथी की पहली कैजुअलिटी हुई थी, उसको हेड शूट हुआ था। उसकी डेड बॉडी को देख करके खून उबलने लगा एक कि हम मेरे साथी को किसी ने मारा है। ये साथी तो भाई से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि जो फौज के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, आपसी जो संबंध होते हैं, वो घर के रिलेशन से भी कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्योंकि एक विश्वास और भरोसा होता है। घर में आपका भाई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपका जो वहां फौज के अंदर साथी है वो आपका आखिरी दम तक साथ देगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। और उसी विश्वास और भरोसे के लिए एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। कभी नहीं सोचता कि यार ये महाराष्ट्र का है, बिहार का है, यूपी का है, केरल का है, कहाँ का है। कभी नहीं देखता। वो ये देखता है कि यार ये वर्दी पहनी है, ये तो मेरा भाई है, और उस वर्दी के लिए अपने आप को, अपने साथी को बचाने के लिए कुर्बान करता है। ये तो अभी किताबों में, स्कूल में मैं पढ़ करके गया था, और आज तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था कि एक के बाद एक सैनिक अपने देश, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने काम को पूरा करने के लिए एक के बाद एक शहादत देते हुए चले गए। तोरोलिंग की लड़ाई पर जो लड़ाई हमारी पलटन ने लड़ी, उस पर 22 दिन तक अभी साहब पवार साहब बता रहे थे, 22 दिन तक 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवानों ने शहादत दी। ये हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे साहब, हमारे सीओ साहब के ऊपर प्रेशर पे प्रेशर बनाते जा रहे थे। बोला इतनी कैजुअलिटी हो रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। बोला ठाकुर अपनी पलटन को नीचे उतारो। लेकिन जो कमांडिंग ऑफिसर और एक नीचे वाले जवान का जो आपसी संबंध था, पिता पुत्र की तरह था। और उन्होंने हर कमांडर्स थे, उनको बोला कि सर जब तक मेरे लड़कों की, मेरे बच्चों की डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई है, मैं नीचे नहीं उतर सकता। विजय या वीर गति, या तो पलटन पूरी की पूरी यहां पर वीर गति को प्राप्त होगी तभी नीचे आएगी, या विजय प्राप्त करके नीचे आ सकते हैं, हम नीचे नहीं आएंगे। एक के बाद अटैक पे अटैक होते रहे, कैजुअलिटी पे कैजुअलिटी होती रही, लेकिन जवानों के हौसले कभी कमजोर नहीं हुए। उनके जोश और जुनून बढ़ता रहा, बदले की भावना की आग और ज्यादा धधकने लगी। फिर पीछे से ज्यादा प्रेशर बढ़ा, रीइंफोर्समेंट सेकंड राजरीफ को लिया गया, फिर वहां पर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई।
और आर्टिलरी डिप्लॉयड होने के बाद 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी को प्राप्त किया था। उसके बाद एक जीत का मोमेंटम बन चुका था। हमारी फौज की हर टुकड़ी ने अपने अपने क्षेत्र में सफलताओं का सिलसिला शुरू कर दिया और एक के बाद एक सफलता मिलनी शुरू हुई। हमारी बटालियंस को भी और आगे की टुकड़ियों के चोटियों के ऊपर कब्जा करने का आदेश मिला, तो फिर मोमेंटम बना हुआ था। अगले दिन फिर अगली वाली चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया गया, फिर हमें भी वापस विड्रॉल होने का आदेश मिला और फिर आखिरकार जब हम बेस कैंप में आए 2 या 3 दिन हुए होंगे, तभी एक और टास्क मिल गया, टाइगर हिल टॉप को कैप्चर करना है। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, जो कि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती थी और पूरा द्रास सेक्टर उसने डोमिनेट किया हुआ था। उसको लेना बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई ओहदा या रैंक व्यक्ति की पहचान नहीं बनाता। ये मैं शुरुआत में भी बोला था, फिर बोलता हूं कि व्यक्ति के कर्म, उसके कार्य उसकी पहचान बनाते हैं। मैं आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी हूं और एक कोई ऐसी विशेष योग्यता नहीं थी, कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ हूं। आप ही की तरह नॉर्मल सा इंसान हूं और ना ही कोई एक विशेष ऐसा स्किल था जिस स्किल के तहत मैं फौज में भर्ती हुआ। एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ सैनिक था। लेकिन 22 दिन उस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जो लड़ाई लड़ी, उसमें हमें 15 जवानों की टीम को एक काम मिला कि नीचे से ऊपर जो आपके साथी ऊपर फायर कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अम्युनिशन और राशन पानी देना। 15 दिन तक ये 15 जवानों की टीम 22 दिन तक कंटिन्यू चली, जिसमें कंटिन्यू चलने वाले सिर्फ 3 जवान थे। सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे और फिर 2 घंटे में वापस नीचे आते थे। दिन रात हमारा यही काम था। उस काम की बदौलत हमारी पहचान बनी कि ये तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको घातक प्लेटून एज ए कमांडो टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस काम की बदौलत मुझे सौभाग्य मिला, मैं 18 ग्रेनेड्स की घातक प्लेटून का सदस्य हुआ। और जब हमें यह आदेश मिला कि टाइगर हिल टॉप को कैप्चर करना है, तो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने उस घातक प्लेटून को ही सबसे पहले अटैक करने का आदेश दिया कि घातक प्लेटून उन रास्तों का इस्तेमाल करते हुए टाइगर हिल टॉप के ऊपर कैप्चर करेगी या धावा बोलेगी, अटैक करेगी, जहां से पाकिस्तान की सेना ये भी सोच भी ना सके कि यहां से भी हिंदुस्तान की फौज चढ़ सकती है। बिल्कुल 90 डिग्री की चढ़ाई थी। बिल्कुल पूरा प्लानिंग बनने के बाद 2-3 दिन का हमें टाइम मिला। उसके बाद आखिरकार 2 जुलाई को हमने चढ़ना शुरू किया। और साथियों, सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं। दिन में तो दुश्मन दूर से चुन चुन करके हमें आसानी से बर्बाद कर सकता था। तो उनसे छुपना, दुश्मन की बम्बारमेंट, बर्फीला तूफान, इन सब मुश्किलात के बाद रात भर चलते थे। दिन भर पत्थरों में पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से 2 रात और 1 दिन उस कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दिखता है कि शायद वो कल ही की तो बात है। सुबह का वक्त रास्ता कट हुआ तो तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ चुके थे। ऊपर पहुंचते हैं तो इस स्टेज के बराबर प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 बंकर्स। 7 जवानों ने पलक झपकते ही इतना अंधाधुंध फायरिंग किया कि वहां सामने बंकर्स में बैठे हुए पाकिस्तान के तमाम सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जहां पर हमारी ये लड़ाई चल रही थी, वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। 50-60 मीटर ऊपर बैठे हुए दुश्मन ने देखा कि यहां तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू हुआ कि हम ऐसी कंडीशन में थे कि 1 कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है और 1 कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है, यानी मरना निश्चित हो गया था। लेकिन साथियों, हिंदुस्तान का सैनिक
चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसके शरीर के अंदर रक्त का एक भी कतरा बचता है और उसकी आखिरी सांस भी बचती है, तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते, कभी कदम पीछे की तरफ नहीं। ये ताकत है मेरे देश और हमारी सेना की। सोचा मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं मारेंगे, इसी सोच के साथ हम आगे की तरफ दौड़े। हम उनकी डेड बॉडी को निकाल करके बाहर फेंका और उन्हीं के मोर्चों से हमने फायरिंग करना शुरू कर दिया। 5 घंटे तक लगातार हमारा उनका फायरिंग चलता रहा। पीछे से बिल्कुल कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट नहीं था। तो धीरे धीरे हमारा अम्नेशन खत्म होने लगा। तभी हमने सोचा कि अब तो कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि अम्नेशन बहुत कम बचा है, ताकि दुश्मन को धोखा दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी पहुंचा करके उन्हीं का हथियार और उन्हीं का अम्नेशन लेकर के हम ज़्यादा देर तक लड़ सकते हैं। इसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया। 3 अलग अलग पत्थरों के पास हम आपस में बैठे, कोऑर्डिनेशन किया कि अब जब दुश्मन की आर्टिलरी उनकी मोटर्स का फायर आएगा, उसी फायर के दौरान हम अपना फायर स्टॉप कर देंगे, ताकि दुश्मन को लगे कि हमारे फायर से मर गए। जैसे उनकी आर्टिलरी मोटर्स का फायर आया, हमने अपना फायर बंद कर दिया और आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया कि जब सामने हमारे वो आएंगे, नजदीक आएंगे, तभी हम फायर खोलेंगे, नहीं तो फायर नहीं खोलेंगे। तो जब 20-25 मिनट तक हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, उन्होंने भी सोचा कि शायद या तो ये इनका अम्नेशन खत्म हो गया है और या ये मारे जा चुके हैं। 10-12 पाकिस्तान के जवान ऐसे पत्थरों से निकल करके सामने आए। तो हमने आपस में जब कोऑर्डिनेट किया था, एक साथ फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट उतार दिया। अब हमारे पास अम्नेशन भी था, हथियार भी थे, उन्हीं का हथियार उन्हीं का अम्नेशन लेकर के हम उन्हीं के ऊपर फायर करने लगे। लेकिन जो 1-2 बचा था, उसने ऊपर जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान। साथियों, विदिन 30 मिनट पाकिस्तान के जवानों ने 35 से 40 की संख्या में हमारे ऊपर दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना जबरदस्त, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, उनकी आर्टिलरी, मोटर, MMG, HMG, तमाम का हमारे ऊपर फायर खुलते रहे। 20 मिनट तक ऐसी हालात थी कि हम सर नहीं उठा सकते हैं। 20 मिनट के बाद उन्होंने ऊपर से पत्थर फेंकने हुए शुरू कर दिए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते नज़दीक आने लगे। फिर भी हमने फायर नहीं खोला, क्योंकि हम जानते थे कि अभी अगर हमारी फायर खोलते ही लोकेशन जाहिर होगी और दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। हम चुपचाप बैठे रहे और नज़दीक आने लगे, ग्रेनेड फेंकने लगे, लेकिन हमने फायर नहीं खोला। वो तो चाह रहे थे कि कोई फायर खोले, लोकेशन जाहिर हो, दूर से दूर हम इनका खात्मा कर दें। तो काफ़ी नज़दीक आए तो हमारे पास एक लाइट मशीन गन LMG थी। वो LMG वेपन उनको नज़र आ गया, उसी के ऊपर सीधा RPG का राउंड उन्होंने दाग दिया और जिससे वो हमारा वेपन डैमेज हो गया। उसको चलाने वाले भी नए जवान थे। उनको जब पत्थर लगे तो जो हमारा उस समय टीम लीडर, हमारा प्लेटून हवलदार मदन साथ में था, तो उसकी तरफ दौड़े इस तरफ ऐसे, और वो प्लेटून हवलदार जो मेरा टीम लीडर था, उसके आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उस LMG के जस्ट बाईं तरफ में बैठ करके फायर कर रहा था। तभी उन्होंने मुझे आवाज दिया, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, इस वेपन के सिवा इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उनकी आवाज सुनते ही तुरंत मैं LMG को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे थे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा, सर दोनों बंदों के सर बंदे तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर है ये खड़े? मेरी आवाज़ शायद वहाँ तक पहुँची होगी। उसी आवाज़ के ऊपर से ग्रेनेड फेंका। जैसा अभी पवार साहब ने बताया कि एक दूसरे यादव जी थे, दूसरा योगेंद्र सिंह यादव था, मेरे से 10 साल सर्विस में सीनियर थे। वो पीछे लाइन पोजीशन से फायर कर रहे, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से ये उंगली कटी, दूर जाकर के पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि उसका हाथ कट गया है,
उसने बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं कहा नहीं सर हाथ नहीं, उंगली कटी है। फर्स्ट एड दिया। तभी एक और जवान था, वो भी जख्मी हो गया। तो सभी ने बोला कि आप लोग फायर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसे करो, आप नीचे की तरफ कूद जाओ, हो सकता है कहीं से हमारी टीम चढ़ सकती है, चढ़ाने की कोशिश करना। लेकिन नहीं, सभी ने मना कर दिया कि हम नीचे नहीं जाएंगे। बोला हम करेंगे क्या आप लोग? बोला बैठ करके तुम्हारे मैगजीन तो भरते रहेंगे और तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तब क्योंकि हम बहुत यंग थे, 19 साल की उम्र और 2.5 साल की सर्विस, सिर्फ किताबों में पढ़ करके हम यहाँ तक पहुँचे थे। आज तो प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिल रहा था कि जो हमारे सीनियर थे, जो अपने आप को बचा सकते थे, वो आज हमारे लिए कुर्बान होने के तत्पर थे। ये हम जैसे नौजवानों के लिए तो बहुत बड़ी प्रेरणा थी, बहुत बड़ी ताकत थी। तभी एक और हमारे पास एक लेस नायक साहब थे, उनके पास स्नाइपर थी। उस स्नाइपर वाले को उन्होंने 3 तरफ से फायरिंग शुरू कर दिया। जब उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था ग्रेनेडियर अनंतराम, हम दोनों को आदेश मिला कि आप लोग दौड़ करके उसकी हेल्प के लिए जाओ। जैसे हम उसकी तरफ जाने लगे, शायद मेरा मूवमेंट उनको दिखाई दिया होगा, फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका तो ग्रेनेड का एक स्प्लिंटर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं खड़ा था, खड़े के खड़े नीचे गिरा तो मुझे आभास हुआ कि शायद मेरा भी पैर कट गया। लेकिन नीचे गिरते ही मैंने तुरंत हाथ लगा करके देखा तो पैर तो नहीं कटा था, लेकिन बहुत गहरा जख्म था। खुद फर्स्ट एड कर रहा था, अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि तभी एक और ग्रेनेड आगे जाकर के फटा। उसका इस एक टुकड़ा आकर के यहाँ लगा और यहाँ से ये पूरा चेहरा काट दिया। इस चेहरे को कटने के बाद तो पूरा चेहरा शून्य हो गया। ऐसा आभास हुआ कि शायद आंखें चली गई हैं। बहुत देर तक आंखें खोलने की कोशिश करी लेकिन आंखें नहीं खुली, और जब आंखें खुली तो देखता हूं ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहां पर उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उससे बहुत देर तक ब्लड साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा, पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उनको बोला कि सर आप मेरा फर्स्ट एड कर दीजिए। उन्होंने भी आदेश दिया कि पहले फायर कर, थोड़ी देर के बाद मैं करता हूँ फर्स्ट एड। मैं फायर करने लगा तो कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा साथी, उसने अपनी फील्ड पट्टी निकाली और उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक पहुँचा था और यहाँ पे गोली लगी और इस तरह से करता हुआ लेटता हुआ चला गया, लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोला। तभी मेरी बगल में जो बैठा था मेरा ट्रेनिंग का साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है, और उसके मुख से भी सिर्फ क्या यही शब्द निकला। उसको आकर के ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी मेरी गोद में आकर के लेट गया। मैंने तब अपने साथियों को बोला कि सर दोनों बंदों की गोली लगी, कैसे हैं? दोनों के दोनों शहीद हो गए। दोस्तों बस इतना ही मैं बोल पाया। तभी पाकिस्तान के सैनिकों ने ऊपर से दाएं बाएं से आकर के इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। अब वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी शहीद हो चुके थे, मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। पाकिस्तान के उस एक कैप्टन था वहाँ पर, उस कमांडर है, उसने बोला कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक को आकर के गोलियां मारने लगे तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बेहोश था, इतना बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सकूं या उनको सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। जब उस हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागते थे तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी कि ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को, मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने आकर के फर्स्ट में बाजू में गोली मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। और जब वो गोली मार करके चला गया, उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। तब एक मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उठ तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। साथियों, ये विश्वास ही था कि आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूं।
क्योंकि विश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था कि मैं नीचे कैसे जाऊं। तभी उन्होंने हमारे जो नीचे 500-600 मीटर नीचे एक MMG पोस्ट था डेल्टा कंपनी का, उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली थी, उनको मैसेज दिया कि जो नीचे हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर जाकर के फायर करो। जब ये आवाज मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि यार मेरा तो आज पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, ताकि वो पहले से वहां पर डेवलप हो सके और उनका मुकाबला आसानी से कर सके। और बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है कि निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को अगर याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति साथ देती है। ये बिल्कुल सत्य। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। तभी उस कमांडर ने बोला कि इनको रीचेक करो, इनके वेपन उठा लो। तो उनका एक सैनिक आया, दोबारा से आकर के गोलियां मारने लगा, एक वेपन उठाने लगा। उसने आकर के उसे रोटेशन से दोबारा से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में 2 जगह गोली मार करके जब एक कदम आगे चला, उसने राइफल फिर सीने की तरफ करी। तब लगा यार योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, जब तक मौत नहीं होती उसको कोई मार नहीं सकता। उस पहाड़ी में चलते चलते पूरी पैंट फट चुकी थी। यहाँ पे पर्स रखा था, पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए थे। बस परमात्मा को बचाना था। उस जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों पर लगी और गोली विकोचित हो गई। लेकिन उस गोली के धक्के से मुझे आभास हुआ कि यार मैं तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठा करके जब वापस मुड़ा तो उसका पैर शायद मेरे पैर से टकराया होगा। तो मुझे एकदम से चेतना आई, यार मैं तो जिंदा हूं। और फिर एक अंतरात्मा से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे। और जब उसके हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा, उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, यहां से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है। वही एक मेरे पास मौका था कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। दोनों हाथ उसकी राइफल को उठाने के लिए बढ़ाया, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 3-4 को मौत के घाट उतारा, फिर वहां से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है, और वहां से वो भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर रेंगता हुआ जब आगे गया तो जाकर के देखता हूं सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके जो बड़े वेपन्स थे उनका डिप्लॉयमेंट, वहां से पूरा सब कुछ नजर आ रहा था। उसको देखने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, क्योंकि उस समय एक ही पागलपन था, एक ही जुनून था कि अपने साथियों को बचाना। मैं वापस मुड़ा, धीरे 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 रेंगता हुआ अपने उन साथियों के पास पहुंचता, तो एकदम से मन में विचार आया कि हो सकता है मेरी तरह कोई मेरा साथी जिंदा होगा। आकर के देखने लगा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोया, रोते रोते फिर अपने आप को संभाला, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ बंधा ही नहीं। ऐसा आभास हुआ कि यह कट गया है। फिर सोचा कि कट गया है तो इसको लटका करके क्या करूंगा, इसको तोड़ करके ही फेंक देता हूँ। इस हाथ को ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन टूटा नहीं, ऐसे बंद नहीं पा रहा था। तो फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका और बेल्ट में फंसा लिया। सोचता रहा कि अब जाऊं कहां, क्योंकि उम्र का भी कोई अनुभव नहीं था, सर्विस का कोई तजुर्बा नहीं था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, ये भी पता नहीं कि कहाँ हिंदुस्तान है कहाँ पाकिस्तान है। रात को तो रस्सियों के सहारे कौन से रास्ते से कुछ पता ही नहीं।
लेकिन जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूं कि परमात्मा बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है जो पूरी प्रकृति को चलाती है, जिसको हम महाकाली, शंकर, जो भी नाम से हम पुकारते हैं, उसको एक शक्ति तो है। तभी उस शक्ति का एक आभास हुआ और ऐसा लगा कि किसी ने बताया, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। वहां से छोटा सा ऐसे रिज आ रहा था नीचे की तरफ, मैं बिना कुछ सोचे समझे उसमें लुढ़क गया। रोल करता करता काफी नीचे पहुंचा तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया, तो एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूं। तो नीचे की तरफ देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, वहां से उठा करके उनको आवाज दिया तो वहां से उठा करके मुझे लेकर के गए। सीओ साहब को इन्फॉर्म किया गया कि इस प्रकार से एक जो हमारा लीडिंग सेक्शन का जवान बच करके आया है और इस प्रकार से कह रहा, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही जवान, एक ही चीज शब्द बार बार रिपीट हो रहा था कि साहब पोस्ट को बचा लो, साहब पोस्ट को बचा लो। बस यही, इस शब्द के सिवा और कोई शब्द दूसरा था ही नहीं। तो वहां क्योंकि जब जो वहां विंटर में इतनी सर्दी के अंदर जो एक स्पेशल क्लोथिंग मिलता है, तो जो हमारे क्वार्टर मास्टर था उसने बोला था कि बाकी कुछ हो ना हो, ये कोट बहुत महंगा है, इसको वापस आकर के जमा करना है। तो वो जेसीओ साहब थे, उन्होंने आकर के जब पूरा उसको ब्लेड से काट करके फेंकने लगे, मैं बोला साहब फेंको मत, हमारी कंपनी में इसको जमा करते। बोला तू मरने के लिए जा रहा है लेकिन कोट की पड़ी हुई है। मगर सर उन्होंने बोला था बहुत महंगा, बहुत ज्यादा पेमेंट ही होगी इसकी। तो बोला ठीक है हो जाएगा जमा। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद ये दिन के 1:30 या 2 बज रहा था। सीओ साहब के पास ले जाने लगे, कंधे पे डाल करके पीछे तक लेके गए। सीओ साहब के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और इतना खून निकल गया था कि मुझे भी दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ साहब ने बोला बेटा मेरे को पहचानता, मगर साहब आवाज सुनाई दे रही लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मां जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए। तो थोड़ी सी देर के बाद में जब गर्मी महसूस हुई, मैं बोला साहब पानी पिला दीजिए, क्योंकि अभी जबान हटने लगी थी बारूद की वजह से। तो डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है मैं पानी पिलाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने आकर के ग्लूकोज की पूरी बोतल पिलाई। तो शरीर के अंदर थोड़ी सी और एनर्जी सी महसूस हुई। तब बोले बेटा कुछ बता सकता? मैं हाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि साहब इस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है। बोले जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट अमनेशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए। साथियों 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी बियर ने सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट हमने खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। सब भूख नहीं लगती। इतना कहते कहते फिर डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। तो वहाँ एमएनएस थी। मैं उनसे बोला कि मैडम ये तो बता दो मैं हूँ कहाँ पर। फिर पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में है, आप हैं। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को मेरी बटालियन ने दोबारा से अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पता चला। वहाँ से फिर मुझे दिल्ली रेफर कर दिया गया और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेवा में सेवारत हूँ। और बापू की इस पावन नगरी में, पावन धरती पर, और जय महाकाल काली के जो मंदिर, जो विद्या का मंदिर है, उसमें आप लोगों के बीच में ये मेरे सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं पंडित जी शंकर प्रसाद जी का हृदय से नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं इस देश की युवा शक्ति के साथ उन सूरवीर योद्धाओं की शौर्य और पराक्रम की वो बातें आप लोगों तक पहुंचा सका। दोस्तों इस देश जो हिंदुस्तान है, इसको भारत माँ ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी माँ अपने बच्चों का जो दायित्व निर्वाह करती है, उसका पालन पोषण करती है, माँ कभी अपने बच्चे के पराक्रम, उसके शौर्य को कभी दफन नहीं होने देती है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी, इसको माँ बोलते हैं। तो ये माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए,
उनकी शौर्य, उनके पराक्रम, उसकी वीरता को कभी दफन नहीं होने देती है। क्योंकि मैं बहुत दिन तक अपने आप से सवाल करता रहा कि मैं जिंदा क्यों हूं। लेकिन अभी 3-4 साल पहले आपने नाम सुना होगा हनुमान थप्पा, जो 35 फुट बर्फ के नीचे से कुछ दिन तक जिंदा रहे और फिर उनकी शहादत हो गई। मरना तो उनको था, लेकिन दुनिया को यह बताना जरूरी था कि 35 फुट बर्फ के अंदर हिंदुस्तान के उन सैनिकों ने जीवन और मृत्यु के बीच कितना संघर्ष किया होगा। तो मुझे भी जवाब मिला कि शायद मैं इसलिए जिंदा हूं, शायद इस मां ने मुझे इसलिए चुना होगा कि मेरे साथ उस कारगिल के युद्ध के दौरान कितने शूरवीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जीवन और मृत्यु के उस संघर्ष को सहा है, उस पीड़ा को सहा है और इस देश और देशवासियों के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। तो उनकी वीरता, उनकी शौर्य को बताने के लिए शायद मुझे जिंदा रखा होगा। मैं शायद इसीलिए जिंदा हूं। तो मैं पुनः सभी का, मैं जो मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, मैं सबको जो है चरण नतमस्तक करता हूं और आप सबको भी नमन है मेरा। और आखिर में यही कहूंगा कि कर्मवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत।